हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपको फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वह है हमारी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है हमारा संक्षारण यानी कि कोरोजन। और आज हम इस टॉपिक के बाद इसके जो कुछ एग्जांपल्स छूटे हुए हैं, एक एग्जांपल छूटा हुआ है उसे सॉल्व कराएंगे, और साथ ही जो पाठ्य निहित प्रश्न हैं, चैप्टर्स के बीच के जो प्रश्न हैं, उनको भी यहां पर हम हल कराने वाले हैं। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक के साथ आप जो हमारा एग्जाम्पल है और साथ ही जो पाठ्य निहित प्रश्न है उनको भी जरूर देखिएगा। तो जो टॉपिक में आपके कोई कंफ्यूजन रह गए होंगे कि तो वहां उन आंसर से उन क्वेश्चंस को जब सॉल्व कराएंगे तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर भी हो जाएंगे। तो पहला हमारा टॉपिक जो है जिसको हम कह रहे हैं संक्षारण या फिर कोरोजन। कोरोजन होता क्या है आपने देखा होगा। इसका सबसे इजीएस्ट एग्जांपल ये है, आपने देखा होगा कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि जो कि वातावरण में यदि खुली रह जाएं तो उनकी कुछ चमक कम हो जाती है। जैसे आप कभी देखा होगा चांदी जैसे होती है, लोगों ने चांदी के आभूषण पहने हुए होते हैं, कुछ समय बाद 6 महीने साल 2 साल के बाद आप देखते हैं वो काले पड़ने लगते हैं। उनमें चांदी की जो प्रारंभ में शुरुआत में जो चमक होती है वो नहीं रहती। इसी के अलावा आप देखें आपके घरों में कांसे के बर्तन होंगे या पीतल के बर्तन होंगे, जब वो खुले में कुछ दिनों तक रह जाएं तो उनके ऊपर हरी हरी सी परत सी जम जाती है। और कुछ नहीं तो आपने सबसे अच्छा एग्जांपल ये देखा होगा कि लोहा यदि खुले में रह जाए, उसके ऊपर कोई पेंट पुंट ना हो रखा हो, तो उसमें जंग लग जाता है, ऊपर एक ब्राउन कलर की एक लेयर सी जम जाती है। तो ये सभी क्या है, संक्षारण के यानी कि कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। तो कोरोजन क्या है कि यदि कोई धातु किसी, हम कह सकते हैं किसी विशेष वातावरण में स्थित है, तो उसके ऊपर हम कह सकते हैं वह वातावरण के साथ क्रिया करके उसके ऊपर कुछ इस प्रकार की एक लेयर या परत चढ़ जाती है, जो कि धातु की हम कह सकते हैं चमक को कम कर देती है, उसकी सतह को कलुषित कर देती है, और इसी को हम क्या कह देते हैं, उस धातु का संक्षारण कहते हैं। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, इसका एक परिभाषा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको आगे डिटेल में समझते हैं। तो हमने कहा कि किसी विशेष वातावरण में, किसी विशेष वातावरण में किसी धातु का स्वतः क्रिया कर, स्वतः क्रिया करना तथा उसकी सतह का, उसकी सतह का चमक खो देना, चमक खोकर, ऐसे लिखते हैं, चमक खोकर कलुषित हो जाना, कलुषित हो जाना, इस घटना को संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो मुझे लगता है परिभाषा तो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लें। हमने कहा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमने कहा लोहे पर जंग लगना, जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, काला पड़ना। इसके अलावा हमने आपको कहा कि 2 धातुएं हमने बताई, जैसे कांसा या पीतल का हरे रंग की परत पड़ना, कांसे तथा पीतल की सतह पर हरे रंग की परत, हरे रंग की परत। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। तो अब हम जो कोरोजन को डिटेल में समझेंगे वह हम इसका पहला एग्जांपल लेंगे कि लोहे पर जंग का लगना। इसकी क्रिया को हम डिटेल में समझते हैं। तो क्या समझते हैं, लोहे पर जंग का लगना, जंग का लगना। जंग क्या होता है आप समझते हो, लोहे की जो स्मूथ चमकदार जो सरफेस होता है उसके ऊपर ब्राउन कलर का, बादामी रंग का एक भूरा भूरा सा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, जंग लग गया। अब बात आती है कि आखिर इस कोरोजन का या संक्षारण का क्या नुकसान होता है।
आप देखते होंगे कि केवल धातुएं अपनी चमक ही नहीं खो रही हैं, उनकी जो मजबूती है वो घट रही है। आप यदि लोहे के संदर्भ में हम बात करें तो जो विभिन्न बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं लोहे के बनाए जाते हैं, और वह वातावरण के इसी प्रकार से संपर्क में आने के कारण यदि उनमें जंग लगता चले जाए तो धीरे धीरे क्या होती है, उनकी मजबूती कम हो जाती है, वो टूटने लगते हैं। और केवल यहाँ ही नहीं, जो बहुत सी ऐसी मशीनें होती हैं जो ओपन में रहती है, खुले में रहती है, वहां पर भी यह संचारण की घटना के द्वारा क्या होता है, उन धातुओं का लॉस होता है। तो धन की भी क्या हो रही है, यहां पर नुकसान हो रहा है, हमारा मनी का भी लॉस हो रहा है। और यदि कुछ ऐसा हो कि यह संचारण की अभिक्रिया रुक ही जाए तो हम कह सकते हैं धातुएं लंबे समय तक रहेगी, उनका जो जीवन काल होगा या फिर उनको उपयोग करने का जो समय होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब फिलहाल सबसे पहले हम समझते हैं लोहे पर जंग किस प्रकार से लगता है। लोहे पर जंग लगने का देखिए तरीका क्या है। लोहे की हमारी एक होती है सतह, और उस सतह पर जब एक उपयुक्त वातावरण मिलता है, अब जब हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उपयुक्त वातावरण, तो उपयुक्त वातावरण का अर्थ है कि वहां पर नमी भी होनी चाहिए, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी होनी चाहिए, वहां पर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, और वायुमंडल में और भी बहुत सारी क्या होती हैं, हम कह सकते हैं गैसेस उपलब्ध होती हैं। और यदि जल है तो जल भी शुद्ध अवस्था में नहीं रहता, जिसके कारण लोहे के ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है। एक चीज यहां पर आप और भी समझिएगा कि कोई भी, जितनी भी हम यहां धातुओं की बात कर रहे हैं, यदि वो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में हो तो उनमें ये जो संचारण या कोरोजन की जो घटना होगी वो बहुत कम मिलेगी आपको। लेकिन सामान्यतः होता क्या है कि हमारे अगल बगल हमें जितनी भी धातुएं हमें मिलती हैं वे सब अशुद्ध होती है किसी ना किसी रूप से, उनमें कुछ ना कुछ अशुद्धता होती है। और यदि धातु में अशुद्धता होगी तो संचारण की घटना उतनी ही अधिक होगी। तो अब सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, लोहे पर जंग लगने की बात कर रहे हैं। हमने कहा मान लेते हैं लोहे की एक सतह है, जब इसको उपयुक्त वातावरण मिलता है तो लोहे की सतह का एक हिस्सा स्वतः ही अपने आप में एनोड की भांति व्यवहार करने लग जाता है, और दूसरा हिस्सा स्वतः ही अपने आप में कैथोड की भांति व्यवहार करने लग जाता है। आप जानते हैं एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और वह इलेक्ट्रॉन गति करके कहां पर पहुंच जाता है, कैथोड पर पहुंच जाता है। और यह हम कह सकते हैं काफी आसान नहीं, एक जटिल प्रक्रिया है लोहे पर जंग लगने की, और ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है, क्योंकि आप देख रहे हो एनोड भी बन रहा है, कैथोड भी बन रहा है। एक ही लोहे की शीट पर, एक ही लोहे की हम कह सकते हैं पत्ती पर, एक स्थान एनोड की भांति काम कर रहा है, एक स्थान कैथोड की भांति कार्य कर रहा है। तो एनोड और कैथोड आगे तो अपने आप में एक सेल की भांति व्यवहार हो गया, और यह करता है अपने आप में एक गैल्वनी सेल की तरह व्यवहार। तो आप कह सकते हैं कि लोहे पर जंग का जो लगना है यह एक ऐसा प्रोसेस है जैसा कि एक गैल्वनी सेल होता है। तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एनोड पर क्या होता है। एनोड पर आप जानते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया। तो जब ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो क्या होगा, हमने कहा आयरन ले लिया मैंने, यानी कि ले लिया Fe। अब यह परिवर्तित हो गया, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा, हम कैसे, आयन के रूप में परिवर्तित होगा, और आयन हमारा ये बन गया 2+। और साथ में 2 निकले तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो हम कह सकते हैं यदि यहां पर 2+ है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। इस समीकरण को यदि मैं यहां पर 2 लगा दूं तो यहां पर भी हम लगा सकते हैं 2, और यहां पर लगा देंगे 4। अब आप कहोगे सर ये 2 2 4 क्यों लगाया है, हालांकि आवश्यकता नहीं है, यहां से मैं 2 हटा दूं, यहां से 2 हटा दूं तो केवल यहां केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन जब इस रिएक्शन को लास्ट में समराइज करेंगे, जैसे हम सेलों में करते थे, एनोड की क्रिया प्लस कैथोड की क्रिया, लास्ट में सेल की कुल अभिक्रिया, तो वहां पर हम देखेंगे इस चीजों का हमें लाभ मिलेगा लास्ट में फार्मूला बनाने में। तो मुख्य बात को समझिए, यह आगे के जो संकेतांक हैं इनकी इतनी वैल्यूज नहीं है। हमने कहा यहां पर इस स्थान पर क्या हुआ, आयरन का कोई परमाणु था, उसने क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करा और आयरन के आयन में परिवर्तित हो गया। यह अभिक्रिया कहां हुई, एनोड पर हुई है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। अब समझिए कैथोड पर क्या हुआ होगा।
कैथोड पर आप समझ सकते हैं, कैथोड पर होगी, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा, अपचयन की क्रिया। तो लिखते हैं कैथोड पर, और यहां पर होती है अपचयन, अपचयन की क्रिया। अब कैथोड पर जब अपचयन की क्रिया होगी तो क्या होगा, मैंने आपको बताया उपयुक्त वातावरण, और उपयुक्त वातावरण की खास बात क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, कुछ जल की नमी भी होनी चाहिए, और हम कह सकते हैं वायुमंडल में कुछ और घटक भी होने चाहिए। तो ये सब चीजों के कारण ही क्या होती है, ये प्रोसेस घटित होता है। तो कैथोड पर जो अभिक्रिया होती है वो इस प्रकार से होती है, ऑक्सीजन जो होती है वह हाइड्रोजन आयन से क्रिया करती है। अब आप कहोगे सर हाइड्रोजन आयन कहां से आएगा, वातावरण में हम कह सकते हैं जैसे जल ही है, तो जल ही यदि विभाजित होगा, हालांकि हम कहते हैं कि जो आयन होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में ही रहेगा। तो जब हमने आपको कहा था वातावरण में नमी, तो नमी क्या चीज है, नमी अपने आप में क्या है, एक जल का ही तो रूप है। तो यदि जल है वो लिक्विड फॉर्म में है तो वो आयनों में परिवर्तित हो सकता है, H आयन में तथा OH आयन में। तो उसी H आयन का क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है। और साथ में हम कह सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन भी यहां पर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और इनमें से किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण हो गया। तो हमने कहा ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन के साथ क्रिया करता है, जो कि वायु में, हम कह सकते हैं कि वायु में जो नमी रूप में उपस्थित है उसके साथ क्रिया करता है, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण कर रहा है, और किस में परिवर्तित हो रहा है, जल में परिवर्तित हो रहा है। अब यहां से यदि मैं 2 हटा भी दूं तो समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा, आप खुद ही देखिए। यहां हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, तो यहां पर भी मैंने क्या कर दिए, 2 कर दिए, तो अब हाइड्रोजन तो पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन के यहां पर 2 हैं, यहां पर ऑक्सीजन का 1 है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कर दिया हमने। तो अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के हो गए 4, तो यहां से मिटाया और हाइड्रोजन के कितने कर दिए, 4। तो मुझे लगता है आसान प्रक्रिया है। और साथ ही मैंने यहां से 4 इलेक्ट्रॉन यहां लिख दिए थे, तो अब देखिए ये 4 धन आयन 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके उदासीन हो रहे हैं। तो आवेशों के हिसाब से भी हम देख रहे हैं हमारी समीकरण क्या है, संतुलित है। 4 धन आयन का अर्थ है यहां पर 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वो कौन पूरी कर रहे हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ रहे हैं, तब हमें जल मिल रहा है जो कि उदासीन है, वो कोई आवेशित नहीं है। तो मुझे लग रहा है आपको एनोड और कैथोड दोनों की भी क्रिया समझ में आ गई होगी। अब इनकी जो परिणामी अभिक्रिया करें, क्योंकि मैंने कहा यह दोनों किसकी भांति व्यवहार करेंगे, यह एक गैल्वनी सेल की भांति व्यवहार करते हैं, भांति व्यवहार करते हैं। यदि गैल्वनी सेल की भांति यह व्यवहार कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि क्या होगा, इनका परिणामी क्या होगा, तो लिखते हैं परिणामी अभिक्रिया। परिणामी अभिक्रिया आपने क्या करना है, सिर्फ जोड़ना ही है। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 2Fe, ये हो गया 2Fe प्लस यहां पर क्या आ गया O2 प्लस 4 हाइड्रोजन आयन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां भी थे और यहां भी थे, दोनों विपरीत साइड में, तो ये दोनों तो कट गए। तो क्या बचेगा, इधर की ओर हमारा क्या बन गया, ये हो गया 2Fe आयन बन गए, और साथ में बन गया 2H2O। ये हमारी क्या होगी, अभिक्रिया तैयार हो गई। आप कहोगे सर इसमें कहीं पर भी हम कह सकते हैं, जब ये कहते हैं कि जब आयरन इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वो ऑक्सीजन को ग्रहण करके अपने ऑक्साइड तैयार करता है, और वही क्या होता है, एक प्रकार से जंक के रूप में होते हैं। तो यहां पर केवल आयन बना है, यहां पर ऑक्साइड नहीं बना है। ऑक्साइड इसकी क्या होती है, अगली अभिक्रिया में बनता है। जब इस वाले आयरन, क्योंकि हमारे पास लास्ट में प्रोडक्ट क्या मिला, ये प्रोडक्ट मिला है ना हमारे को, इन दोनों अभिक्रियाओं का परिणामी अभिक्रिया में हमारे पास उत्पाद ये आया है। अब जब यह उत्पाद ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो फिर यह बनाता है फेरिक ऑक्साइड। कैसे बनाएगा वो देखिए, हमने कहा ये तो हमारे पास है ही, तो क्या है 2Fe2 प्लस, साथ में हमारे पास क्या है 2H2O, और साथ में मैंने कहा क्या किसके साथ क्रिया करा है, ऑक्सीजन के साथ, तो प्लस हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन। तो क्या बनाता है फेरिक ऑक्साइड, यानी कि Fe2O3
इसका निर्माण कर दिया, और साथ ही Fe2O3 का निर्माण करता है, और साथ में हम कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन यहां पर बन जाते हैं। अब समीकरणों को संतुलित करने की बात आती है। तो देखिए यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहां पर ऑक्सीजन कितनी है, 3। तो इस ऑक्सीजन को यदि हम आधा लिख लें, जैसे जल बनाते समय करते हैं, H2 प्लस 1/2 O2 से H2O बना, तो वैसे हमने यहां संतुलित कर ली। तो अब ऑक्सीजन के तो पूरे हो गए। अब देखें हाइड्रोजन के कितने बने, Fe के भी 2 हैं, तो यहां पर Fe भी 2। अब हाइड्रोजन के कितने हैं, 4। यहां पर हाइड्रोजन का एक ही आयन है, तो यहां पर मैंने 4 लगा दिया। तो अब ये जो बना है यह इस बात का संकेत देता है कि उस लोहे के ऑक्साइड बनने शुरू हो गए। और यहीं पर क्या होता है, इसके साथ में इस अभिक्रिया में Fe2O3 के साथ में H2O यानी कि जल उपस्थित होना शुरू हो जाता है, और यहीं से क्या हो जाता है, लोहे में हम कहते हैं जंग की शुरुआत हो जाती है। तो मुझे लगता है कोई कठिन रिएक्शन नहीं है, काफी आसान चीजें हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि पहली बात तो लोहे की सतह पर ही हम कहते हैं 2 हिस्से बनते हैं, जिसमें एक हिस्से का आयरन इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और दूसरे हिस्से का आयरन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जो त्याग रहा है वो क्या है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, तो वहां एनोड बन गया। और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन को जहां ग्रहण कर रहा है वहां पर किसकी क्रिया हो रही है, वहां पर अपचयन की क्रिया हो रही है। तो एनोड पर अभिक्रिया क्या है, ये हमने यहां पर दिखा दी। कैथोड पर क्या अभिक्रिया, ये दिखा दी। हमने कहा ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, गैल्वेनिसन की भांति व्यवहार कर रहा है। और इनके परिणाम में अभिक्रिया क्या है, ये। तो हमने कहा लास्ट में प्रोडक्ट क्या मिला, हमें ये मिला। अब ये यदि ऑक्सीजन के साथ और क्रिया कर ले तो ये फेरिक ऑक्साइड बना देता है Fe2O3। और यही फेरिक ऑक्साइड वातावरण में जो हाइड्रोजन होती है या जल जो होता है उसके साथ क्रिया करके ये इस रूप में परिवर्तित होता चले जाता है, और यही हम क्या कहते हैं, यहां पर जंग उत्पन्न हो गया। तो यह हमारी क्या है, संक्षारण या कोरोजन की प्रक्रिया है। किसके लिए, लोहे के लिए। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ठीक ऐसी विक्रिया सब जगह होती है, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम धातुओं का क्या होता है, संक्षारण होता है। तो अब बात यह आई कि ठीक है संक्षारण भी हो रहा है, तो आखिर रोका कैसे जाए। यदि हम कुछ ऐसा करें कि ये जो हमारी धातुएं हैं ये सीधे वातावरण के संपर्क पे ना आए, तो इस चीज को रोका जा सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत से जो आयरन की जो चीजें होती हैं, जैसे हम कह रहे हैं बाजार में आपको लोहे के बहुत सारे सामान मिलते हैं, जब आप नया सामान लेते हैं तो आप देखते हैं उसमें जंग नहीं लगा होता, क्योंकि उसकी जो पैकिंग होती है, ऐसा नहीं है कि वो उसी समय बन के आया हो सकता है 4, 5, 10 साल पुराना हो, लेकिन उसकी जो पैकिंग होती है इस प्रकार से होती है कि वो वातावरण के डायरेक्ट संपर्क में लोहे का पृष्ठ नहीं आता, लोहे की सतह नहीं आती, जिसके कारण उसमें संक्षारण की क्रिया नहीं होती। इसके अलावा यदि आपने लोहे को ओपन भी रख दिया है, जैसे पुल का है या आपके घरों की छत में कुछ सामान लगे हुए हो जहां पर लोहा खुला पड़ा हुआ हो, तो उसको जंग लगने से बचाने का अच्छा तरीका है आप उसके ऊपर पेंट लगा लीजिए। आपने देखा होगा कि आप जैसे जैसे पेंट करते हैं वैसे वैसे क्या होती है, संक्षारण की अभिक्रिया घटती चली जाती है। केवल यही की बात नहीं है, केवल धातुओं की बात नहीं है, सभी चीजों में ऐसा हो रहा है। आप धातुओं के ऊपर जैसे जैसे हम कहते हैं पेंट लगाते हैं, एक कवर चढ़ाते हैं, तो वातावरण से क्रिया करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, उनका जो नुकसान हो रहा है वो कम हो रहा है। और केवल धातुओं ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं आपने अपनी सभी चीजों में इस चीज को देखिए। आप मकान, मान लो किसी का मकान है, यदि वो बाहर अच्छे से पेंट लगा देता है तो उसके जो हम कह सकते हैं बाहर के वातावरण की दीवार के साथ जो क्रिया हो रही है वो कम हो जाती है, जिसके कारण मकान क्या होता है, अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। और आपने देखा होगा यदि पेंट नहीं लगा रखा है, वैसे ही छोड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे क्या होती है, वो दीवारों में खड्डे पड़ते चले जाते हैं, फिर ईंटें दिखते चली जाती है, फिर ईंटों के बीच का जो मसाला होता है, सीमेंट होता है, वो निकलने चले जाता है। तो ये सब समस्याएं आती हैं। तो संक्षारण से बचने का तरीका कि धातुओं को डायरेक्ट सीधे वातावरण के संपर्क में न लाया जाए, उसके लिए या तो उनके ऊपर पेंट लगा लिया जाए या उनके ऊपर कोई ऐसा केमिकल यूज किया जाए जो कि उसके संपर्क में ना आए। काफी आसान है। तो मुझे लगता है ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, इसमें वैसे भी कोई डिफिकल्ट कोई चीज है भी नहीं। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम शुरू करते हैं इसका एक एग्जाम्पल।
तो प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। इससे पहले के एग्जाम्पल हम करा चुके थे, यानी कि 3.9 तक के एग्जाम्पल हम करा चुके हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है 3.10 और ये इस प्रकार से है। इसके अनुसार कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पीयर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? तो आपको क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान ज्ञात करना है, जिसे हम यहाँ W से रिप्रेजेंट करते थे, ये ज्ञात करना है। और विलयन किसका दे रखा? कॉपर सल्फेट का विलयन दिया है। इसका अर्थ है इस कॉपर सल्फेट के विलयन से जो कैथोड पर जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा? कॉपर इकट्ठा होगा। तो हमें क्या निकालना है? कॉपर का ही द्रव्यमान ज्ञात करना है। और क्या क्या चीजें दे रखी है? इसने दी है विलयन को 1.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक। तो धारा का मान यानी कि I 1.5 एम्पीयर और समय दे दिया T, ये दे दिया 10 मिनट दे दिया। तो किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, इसे समझते हैं। आप जानते हैं हमें यदि किसी भी पदार्थ की मात्रा निकालनी हो कि कितना पदार्थ किसी एनोड पर या कैथोड पर ही जमा होता है। एनोड पर तो वो क्या होता है? घुलता है, जैसा हमने आपको बताया था। तो कैथोड पर जो पदार्थ की मात्रा हम कहेंगे बाहर निकलेगी या जमेगी, उसकी मात्रा होती है, फार्मूला होता है ZM बराबर या W बराबर होता है Z इंटू I इंटू T के बराबर होता है। जहां W पदार्थ की मात्रा, Z हम जानते हैं ये हमारा क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। I क्या होती है? बहने वाली धारा का मान। और T क्या होता है? समय। अब हमारे पास I का मान भी दिया है, T का मान हमें सेकंड में चाहिए। तो सेकंड में कैसे निकालेंगे? बस 10 गुणा इसको 60 से गुणा कर दें, यानी कि कितना आ गया हमारे पास? 600 आ गया। और 600 क्या हो जाएगा? सेकंड। तो समय हमें पता चल गया, धारा पता चल गई। Z का मान हमें निकालना है। अब Z क्या होता है ये भी देखिए। हमें Z निकालना है। और किसका निकालना है? Z, कॉपर का। तो Z बराबर होता है तुल्यांकी भार बटे, आपको ध्यान हो हमने Z का फॉर्मूला बताया था। Z बराबर होता था E/F, जहां हमारा F क्या होता था? फैराड नियतांक होता था। और इस फैराड नियतांक को हम प्रदर्शित करते थे 96487, और ये किसके बराबर होता था? कूलम के बराबर होता था। तो Z बराबर है तुल्यांकी भार बटे ये हमारा F, यानी कि 96487। अब तुल्यांकी भार निकालना है। किसका तुल्यांकी भार? कॉपर का। तो लिखते हैं यहां पर कॉपर का तुल्यांकी भार। और कॉपर का तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार। तुल्यांकी भार का सूत्र होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। अब आप समझ सकते हैं कॉपर का परमाणु भार कितना होता है? वो होता है 63.5। और संयोजकता कितनी होती है हमारी? 2। यदि नियर अबाउट हम परमाणु भार को 63 ही मान लें तो ये हो जाएगा 63/2। डिवाइड करके देखें तो कितना आ जाएगा? 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 31.5। तो कॉपर का तुल्यांकी भार कितना आ गया? 31.5। तो अब इस Z का मान कितना आ जाएगा? Z बराबर हो जाएगा 31.5 बटे 96487, इसके बराबर होगा। इस वैल्यू को यहां रखना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। IRT तो हमें पता ही है, तो वैल्यू रखें। हम लिखते हैं W बराबर Z का मान आ गया 31.5 अपॉन 96487 मल्टीप्लाई I का मान कितना दिया है हमें? 1.5। और T का मान कितना दिया है? ये हमें दिया है 600 सेकेंड। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो W का मान आएगा 0.2938 ग्राम के बराबर आएगा। हमने इसे पहले ही कैलकुलेट करके रखा है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। यदि मान इतना ना आए तो जो आपका आंसर होगा वही सही होगा। आपका मान लगभग इतने के ही बराबर आएगा। ध्यान देने वाली बातें क्या थी कि यहां पर ये जो फॉर्मूला लगेगा ये हमारा होता है फैराडे का पहला नियम। वैद्युत अपघटन के संबंध में जो फैराडे ने 2 नियम दिए थे उसमें पहले नियम से हमें ये सूत्र मिलता है W बराबर ZIT, और दूसरे वाले नियम से हमें ये वाला फार्मूला मिलता था Z = E/F, जहां E तुल्यांकी भार और F क्या होता था? एक नियतांक जिसे हम फैराड नियतांक कहते थे, और वो होता है हमारा 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश। यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन यदि फ्लो करेंगे तो कितना आवेश फ्लो करेगा उसको ये प्रदर्शित करता है, जिसका कि मान 96487 कूलम के बराबर होता है।
तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल हमारे पूरे हो गए इस चैप्टर के। अब हम देखते हैं पाठ्य निहित प्रश्नों को। तो पाठ्य निहित प्रश्न हमारा जो है वो है अगला है 3.10। तो ये है पाठ्य निहित प्रश्न। पाठ्य निहित प्रश्न और पहला है हमारा 3.10। क्या है इसके अनुसार? यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा 2 घंटे तक प्रवाहित होती है तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, हमें बतानी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमें ज्ञात करना है। क्या क्या दे दिया? धारा का मान I दे दिया 0.5 एम्पियर, और सेकंड हमारे को जो दे रखा है वह दे रखा है समय, ये दिया है 2 घंटे, यानी कि टाइम हमें दे दिया 2 घंटे। तो इसको किस प्रकार से करेंगे ये देखिए। इस प्रश्न को हल करते समय हमने क्या करना है कि सबसे पहले घंटे को मिनट में परिवर्तित करते हैं। तो क्या करेंगे? 2 गुणा, घंटे को मिनट में करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट पे 60 सेकंड, तो इतने सेकंड आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 3600 सेकंड, इतना आ गया समय। अब हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए पहले आपको कुल आवेश ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं Q बराबर हमारा होता है I इंटू टी। तो वैल्यू रखें Q बराबर, I का मान कितना है 0.5 एम्पियर, T का मान कितना है 2 गुणा 3600, 2 की 0.5 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि आ गया 3600, और ये Q है आवेश, तो ये क्या आ गया कूलाम। इतने कूलाम हमारे पास आवेश आ गया, आवेश की मात्रा पता चल गई। लेकिन हमें आवेश की मात्रा ज्ञात नहीं करनी, हमें ज्ञात करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अभी पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था फैराड नियतांक के बारे में। हम जानते हैं चूंकि F जिसे कहते हैं फैराड नियतांक, और इसका मान क्या होता है F 96487 कूलाम के बराबर होता है पर मोल। तो ये क्या चीज है? ये है 1 मोल इलेक्ट्रॉन यदि कहीं फ्लो करते हैं तो उसके द्वारा उत्पन्न आवेश की मात्रा है। तो अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या हुआ? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है, मोल क्या है? 1 मोल एक संख्या है जो हमारी अवागाद्रो संख्या होती है 6.022 गुणा 10⁻23। तो हम लिखते हैं चूंकि इसका अर्थ यह है कि 96487 कूलाम आवेश होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी होगी? हमने कहा 1 मोल में कितनी संख्या 6.022 गुणा 10⁻23। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे यदि आवेश की मात्रा इतनी है। तो यदि 1 कूलाम आवेश होगा, वो एक एक नियम लगा रहे हैं ना, 5 वस्तुओं का मूल्य 15, तो 3 वस्तुओं को कितना होगा? तो 5 वस्तुओं का मूल्य 15, तो 1 वस्तु का मूल्य 15/5 यानी कि 3। तो 3 वस्तुओं का मूल्य कितना? 3 गुणा 3 यानी कि 9। बिल्कुल वही मेथड यहां यूज करना है। इतने कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इतनी, तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइडेड बाय ये वाली संख्या नीचे चली जाएगी, तो यह है 96487। पर हमें ज्ञात करना है कि इतने कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसकी अब यहां पर लिख लेते हैं। तो 3600 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 1 कूलाम में इतनी है 6.022 गुणा 10⁻23 बटे 96487 मल्टीप्लाई कर देंगे इस संख्या की 3600, और जब आप आपसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.246 मल्टीप्लाई 10⁻22, और इतने क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं, काफी आसान है। तो मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.11 पाठ्य निहित प्रश्न, जो कि इस प्रकार से है। उन धातुओं की एक सूची बनाइए जिनका वैद्युत अपघटनी निष्कर्षण होता हो। किनका? धातुओं की सूची बनानी है जिनका वैद्युत अपघटनी निष्कर्षण होता हो। तो ये जितनी भी धातुएं होती हैं जिनका वैद्युत अपघटनी निष्कर्षण होता है, वे सभी अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं। कौन सी होती है? अत्यधिक क्रियाशील धातुएं। तो कौन कौन सी होती हैं ये क्रियाशील धातुएं? आप जानते हैं, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ये सारी की सारी क्या है? अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। इसलिए जो हमारा वैद्युत अपघटनी निष्कर्षण होगा वो इन क्रियाशील धातुओं का ही होगा। तो इस प्रकार से करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 3.12। ये है 3.12, इसे देखते हैं। इसके अनुसार निम्नलिखित अभिक्रिया में क्रोमियम ऑक्साइड आयनों के एक मोल के अपचयन के लिए कूलाम में विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? कूलाम में मात्रा निकालनी है, हमें संख्या नहीं निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। तो अभिक्रिया क्या है? Cr2O7, ये है Cr2O7, 2 माइनस, साथ में आ गया प्लस 14H माइनस, प्लस यह आ गया 6 इलेक्ट्रॉन। इससे क्या बन रहा है? 2Cr बन रहा है, ये अलग हो गया, प्लस साथ में हमारा क्या बन गया? 7H2O। तो अब बताना है कि यदि इसके 1 मोल हैं, तो प्रश्न में क्या रहा है कि आयनों के 1 मोल के अपचयन के लिए इसके 1 मोल का क्या करना है? अपचयन। अब आप इसको भी समझिए, 1 मोल का अपचयन कैसे होगा। यहां पर अपचयन का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना, यही अपचयन की क्रिया होती है। तो यानी कि Cr2O7 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को हम देख रहे हैं यहां पर क्या कर रहा है? वो ग्रहण कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो क्या करेगा? तब इसका अपचयन होगा। अब यदि इसका हम 1 मोल लें, या इसका एक हम कह सकते हैं यौगिक ले, एक आयन ले, तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6। इस एक के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यदि इसका हम 1 मोल लें तो इसके लिए कितने मोल लेने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 6 गुना हो जाएगी। तो इसका 1 मोल लें तो इलेक्ट्रॉन कितने मोल होंगे? 6 मोल। तो लिखेंगे चूंकि 1 मोल Cr2O7 आयन के लिए 6, ये दिखा रहा है यहां पर ये कि ये 1 है तो ये 6 है। 6 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः अब हम जानते हैं चूंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसे हम फैराड नियतांक F से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है 96487, ये होता है कूलाम पर मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है जो F के बराबर होता है। तो 6 मोल पर कितना होगा? 6 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर इसका 6 गुना कर देंगे। 6 गुना 96487, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 चिंग 36, 6 सत्ते 42, 8 चिंग 48, 48 और 4 52, फिर हो गया 6 चौको 24 और 5 29, 2 6 चिंग 36, 37 38, बच गया 3, 6 नीम 54, 55 56 57। तो इतने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। तो आपको इस फैक्टर को ध्यान जरूर रखना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है वो कांस्टेंट, जिसे फैराड नियतांक कहते हैं, वो 96487 के बराबर होता है, कूलाम के बराबर होता है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी आसान है। बार बार हम इस टॉपिक को, इस वाले पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं, पिछले प्रश्न में भी करा था। तो मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पाठ्य निहित प्रश्न में हमारा अगला प्रश्न है 3.13, जो कि इस प्रकार से है
यह है 3.13। इसके अनुसार चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त पदार्थों का विशेष उल्लेख करते हुए लेड संचयक सेल की चार्जिंग क्रियाविधि का वर्णन रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से करिए। देखिए हमें चार्जिंग अभिक्रियाएं बतानी है, किसकी? लेड संचायक सेल की चार्जिंग अभिक्रियाएं समझानी है। तो देखिए चार्जिंग अभिक्रियाएं और कुछ नहीं होती, वही अभिक्रियाएं होती हैं जो हम सामान्यतः यूज करते थे। कैसे? हम कहते थे कि जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस समय जो अभिक्रिया होती है चार्जिंग के दौरान बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। तो पहले हम एक को लिखते हैं जैसे हमने लिखी थी, फिर दूसरी स्वतः ही आ जाएगी। समझते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम एनोड पर आप जानते हैं हमारे क्या होती है, एनोड जो होता है लेड का बना हुआ होता है, यानी कि पीबी का बना होता है। तो ये हमारा पीबी प्लस सल्फेट आयन के साथ क्रिया करता है और ये बना देता है PbSO4 का निर्माण करता है, और साथ में हम कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन भी बन गए। ये हमारी क्रिया होती है। कैथोड पर क्या होता है, ये पूरी अभिक्रिया हमने डिटेल में समझाई है आपको, वहां जाकर के टॉपिक में डिटेल में देख सकते हैं। यहां पर होता है लेड ऑक्साइड, यानी कि जिसे कहते हैं PbO2, और प्लस यह भी PbSO4 का ही निर्माण करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बनेगा तो यही, तो साथ में इसमें भी क्या चाहिए होगा, सल्फेट आयन चाहिए होगा, और साथ में इसमें होता है हमारा हाइड्रोजन, और साथ में हम लेते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और तभी इस अभिक्रिया से क्या बनता है, PbSO4 प्लस जल का निर्माण होता है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, H2O से। अभिक्रिया को बाकी आप संतुलित आप कर सकते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं H है, तो यदि है यहां पर हम ऑक्सीजन को देखें तो यह है PbSO4, तो SO4 तो यहां पर आ गया। ये हमारा ऑक्सीजन के 2 हैं, तो यहां पर 1 है, तो हमने क्या लिख लिया, यहां 2 लिख लिया ऑक्सीजन को। अब यहां हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो यहां पर आ गए 4। तो अब आप देख रहे हैं कि सीधे SO4, ये SO4 हमारा Pb के साथ कनेक्ट होकर के PbSO4 बना दिया, साथ में 2H2O बना दिया। तो ये हमारी क्या होती है, अभिक्रिया होती है। अब इनको जोड़ते हैं तो हमारी क्या बनती है, वह अभिक्रिया हमारी बनती है सेल की। जैसे हमने कहा ये बन गया Pb प्लस PbO2 प्लस ये 4H और SO4 मिलकर के बनाते हैं H2SO4 2, और साथ में हमारा आ जाता है ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, तो यहां कुछ नहीं बचता, और ये बन जाता है, इधर की ओर बनता है PbSO4, यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, तो हमने क्या लगा देते हैं, यहां 2 लगा देते हैं, और साथ में हमारा क्या बन गया 2H2O। ये अभिक्रिया मैंने आपको लिखाई थी कहां पर, जब मैंने इस संचयक सेल का वर्णन किया था, इसको डिटेल में आपको समझाया था थ्योरी में। अब क्या होगा ये समझिए, ये बात हमारे को किसकी कर रहा है, चार्जिंग की, चार्जिंग की बात कर रहा है। चार्जिंग में ये अभिक्रिया पलटेगी। इसका अर्थ है अभी तक ये क्या थे हमारे, ये हमारे थे अभिकारक, और इधर क्या बन रहे थे, ये बन रहे थे उत्पाद। लेकिन जब चार्जिंग की अभिक्रिया होंगी तो ये बने जाएंगे हमारे अभिकारक, और ये जो होंगे ये बनेंगे उत्पाद। तो इसी अभिक्रिया में तीर लगा करके मैं इन वाले अभिकारकों को इधर की ओर लग दूं तो क्या आ जाएगा, Pb प्लस SO4 ये। तो अब इस अभिक्रिया को आप मिटा दीजिए, यहां से इसको आपने मिटा दिया, और यहां से ये उत्पाद मिटा दिया। तो चार्जिंग के समय ये अभिक्रिया बिल्कुल विपरीत हो गई। ठीक है, यहां पर भी ऐसे ही करना है। इससे ये वाले पूरे प्रोडक्ट दाहिनी तरफ लिख दीजिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यही तो चीजें हैं यहां पर, PbO2 प्लस SO4 2 माइनस 4H प्लस ये हमारा आयन होता है, ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोजन नहीं है, ये हमारा आयन है। तो ये इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये वाली अभिक्रिया बिल्कुल विपरीत हो गई। देखिए अब इसको भी इधर का मिटा दीजिए आप, ये इस वाली अभिक्रिया को मैंने मिटा दिया, क्योंकि चार्जिंग में इससे ये बन रहा है, जो पहले वाला था वो बन गया। इसमें भी इस वाले पद को यहां लिख दीजिए, तो यहां पर क्या बना, Pb प्लस PbO2 प्लस PbO2
प्लस 2H2SO4, 2H2SO4, यही है हमारा Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, ये लिख दिया। अब इधर वाले पद को मिटा दिया, ये हमारी अभिक्रिया विपरीत होगी। तो यही हमारी क्या है, चार्जिंग की अभिक्रिया है, चार्जिंग के समय अभिक्रिया। तो सीधी सी बात है, जब सेल से वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है उस समय जो रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है, चार्जिंग के समय उसकी एग्जैक्ट अपोजिट रिएक्शन होती है, और जो उत्पाद बने होते हैं वो फिर से अभिकारकों में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। यही क्या है, ये रिएक्शन है। तो मुझे लगता है ये आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम अगला टॉपिक देखें, अगला क्वेश्चन देखें इसका। अगला है, हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में प्रयुक्त किए जा सकने वाले दो अन्य पदार्थ सुझाइए। हाइड्रोजन को छोड़कर, तो इसी टॉपिक में हमने ईंधन सेल की बात करी थी। तो ईंधन सेल में तो बहुत सारे उत्पादों का उपयोग होता है। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे होते हैं, एक होता है मेथेन और दूसरा होता है मैथनॉल। मेथेन यानी कि CH4 और मेथनॉल यानी कि CH3OH। तो ये हमारे ईंधन सेल में हाइड्रोजन के अतिरिक्त हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आ गया। अगला प्रश्न देखें, समझाइए कि कैसे लोहे पर जंग लगने के कारण, ये हमारा प्रश्न कौन सा वाला था, ये हमारा था 3.14। तो ये है 3.14, ये था। अगला है 3.15, समझाइए कि कैसे लोहे पर जंग लगने के कारण एक वैद्युत रासायनिक सेल बनना माना जाता है। आपको हमने इसी वीडियोस के स्टार्टिंग में जब संक्षारण बताया था तो वहां लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया बड़ी डिटेल में बताई थी, और वहीं पर मैंने समझाया था कि लोहे की एक ही शीट पर एक हिस्से से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे सिरे की तरफ जाता है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो एनोड की भांति व्यवहार करता है, वो वाला बिंदु, और दूसरा वाला क्या करता है, कैथोड की भांति व्यवहार करता है। तो वहां मैंने बताया था वो एक प्रकार से गैल्वेनिक सेल की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक वो पूरी की पूरी जो मैंने आपको रिएक्शंस लिख के बताई थी वही आपको क्या करनी है, इस वाले आंसर में लिखनी है। तो मुझे नहीं लगता ये इसी वीडियो का जो आप संचारण वाला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, उसमें पूरी डिटेल में लिखी हुई है, आप उसको वहां से आसानी से कर सकते हैं। उसमें मैंने स्पेशल लिखा हुआ था कि यह एक गैल्वेनिक सेल की भांति व्यवहार करता है। वहां कैथोड की एनोड की अभिक्रियाएं बता रखी हैं और साथ में हमने उसके परिणाम बता रखा, और लास्ट में हमने बताया था जब जंग लगता है, 3.15 है, हमने बताया था जब जंग लगता है तो वहां लास्ट में हमें क्या बनता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड इनटू, यहां पर आता है XH2O। अब X की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है। तो यही हमारे को यह बता देता है ये क्या है, जंग लग गया है लोहे में। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस एनसीईआरटी, ये जो हमारी एनसीईआरटी थी, इस एनसीईआरटी के जो इस चैप्टर के जितने भी पाठ्य निहित प्रश्न और एग्जाम्पल थे उनको पूर्ण किया, उसकी थ्योरी को कंप्लीट किया। मुझे लगता है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आज का जो टॉपिक था संचारण काफी आसान था, और उसके बाद तो हमने एग्जाम्पल्स करवाए हैं आपको और साथ में पाठ्य निहित प्रश्नों को करवाया। तो जहां जहां आपके थ्योरी में डाउट रहे होंगे वो आज के वीडियो से वो सारे डाउट दूर हो जाने चाहिए। यदि फिर भी आपके मन में कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिसका मैं समय रहते आपको जवाब दे पाऊं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।